क्या जम्मू रीजन सीधे सीधे पाकिस्तान के निशाने पर है? क्या आतंकवादियों की गोली का निशाना अब जम्मू के लोग और जम्मू में तैनात सुरक्षाकर्मी और सेना के जवान हैं? ये सवाल अब जम्मू के हर नागरिक की जुबान पर है और इसी सवाल को हम आज अपने न्यूज़ रूम से अपनी आवाज़ के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी। क्या 65 या 71 को दोहराने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है एक बार दोबारा से एक बड़ी एयर स्ट्राइक या फिर पाकिस्तान की सीमा में घुस के कोई ऑपरेशन करने की? मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर हमारी ये खास डिस्कशन, जिसमें हम हर उस बिंदु को छुएंगे जो जम्मू में इस समय हो रहे हमलों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल हर एक के दिल में है, हर एक के दिमाग में है। कोई चुनाव की बात कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार दिए जाने की, मगर आखिर सब कुछ घूम रहा है इन हमलों के इर्द गिर्द की आखिर इतने आतंकी कहां से आ गए। अलग अलग लोकेशन पर हर रोज हमलों की खबर कैसे आ रही है। 78 दिनों में 11 बड़े हमले, और अगर उससे भी कम आंक कर देखा जाए तो पिछले करीबन 40-42 दिनों में 5 बड़े हमले, जिसमें कि क्या वो शिव खोड़ी से आ रहे यात्री हों, क्या वो सेना की गाड़ी में, मशेड़ी में आरोपी की एक गाड़ी पर एम्बुश लगाकर हमला हो, और क्या वो डोडा का आज का ताज़ा एनकाउंटर हो। हर तरफ दहशत का माहौल। कोशिश यही रहती है हमारी कि कभी भी किसी खबर में दहशत ना फैलाई जाए, मगर हम क्या कर सकते हैं जब दहशत पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना और पाकिस्तान की ISI ही फैला रही हो। फिर ज़रूरत ये हो जाती है कि आखिर भारत का जो सुरक्षा तंत्र है उसकी मजबूती और ज़्यादा की जाए। सवाल बहुत से हैं और ये सवाल जम्मू में रहने वाले हर नागरिक की ज़ुबान से हैं, जो सीधे केंद्र सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं। मगर फ़िलहाल हम न्यूज़ रूम से वो सवाल सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा और एग्जीक्यूटिव एडिटर सुरिंदर शर्मा। सवाल बिल्कुल नपे तुले होंगे और सवाल वही होंगे जो इस समय सियासतदान सियासत के ज़रिए पूछना चाहते हैं, मगर आम नागरिक सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर बंदूक के निशाने पर जम्मू क्यों? पवन जी, 78 दिनों में 11 बड़े हमले, और अगर उससे कम आकर देखा जाए तो 40 दिनों में 5 बड़े हमले, जिसमें कि करीबन 10 से 15 आम नागरिक मारे गए और सीधे सीधे 10 जवान मारे गए, 5 कठुआ में और अब 5 डोडा में। कारण क्या लगता है? एक जवान हीरानगर में भी शहीद जी, कारण क्या लगता है क्यों जम्मू पाकिस्तान के निशाने पर है, और ये नई स्ट्रेटेजी जो आतंकी पाकिस्तान ने बनाई है, इस स्ट्रेटेजी के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस समय पाकिस्तान के भीतर जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से PTI को बैन कर रहे हैं, वहाँ पर ISI और पाकिस्तानी सेना खुलेआम आतंकियों को छूट दे रखी है। हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी कमांडर, कल हमने खबर चलाई थी, शमशेर खान ओपन कैमरे पे आके इंटरव्यू देता है गन को हाथ में रख के। और इस समय जितना भी आतंकी कैडर हैं, वो चाहे जैश के हों, लश्कर के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, उनको जम्मू डिवीज़न के लिए रखा गया है कि वहाँ पर जाइए और जम्मू डिवीज़न को दहलाइए। और आप देखिए 9 जून के बाद अभी तक लगातार हमले हो रहे हैं। 5 जवान कठुआ में शहीद हो जाते हैं, 5 डोडा में शहीद हो जाते हैं और 1 जवान हीरानगर में। शिव खोड़ी में श्रद्धालुओं की बस पे हमला होता है, 9 से 10 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, और लगातार एक ना एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हो रही है। आज खबर आती है वहाँ पर 2 लोग देखेंगे, वहाँ पर 3 लोग देखेंगे। तो ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है ये बड़े पैमाने पर है, लगभग 100 से ज़्यादा के लोग इन्फिल्ट्रेट किए हैं। और ये इन्फिल्ट्रेशन जो है, जो हमारे सूत्र कहते हैं, ये मार्च मिड से लेकर मई 1 वीक तक हुई है, यानी कि 1.5-2 महीने के भीतर इतनी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ, चाहे टनल के जरिए हो, चाहे LOC के इलाकों से हो, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कठुआ से सटी हुई बमियाल, पठानकोट, गुरदासपुर की हो, वहाँ से हो। और सबसे बड़ी बात कि OGW नेटवर्क इतना मजबूत है कि इतने हमले होने के बाद इतने दिनों से आतंकी कहाँ रह रहे हैं। क्या जो नेचुरल केव्स हैं पहाड़ों में, वहाँ पर आप 3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट खाने के? खाना कौन पहुँचा रहा है? इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है? तो ये OGW का नेटवर्क और जो स्लीपर सेल हैं वो फिर से एक्टिव हुए हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की ये खामी है।
कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है कि आप इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी एक के बाद एक हमला होने के बाद आतंकी भाग रहे हैं, लोकेशनें चेंज कर रहे हैं, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। आप ट्रैक करते हो तो उनके ट्रैप में फंस जाते हो। कठुआ में 5 जवान गाड़ी के ऊपर हमला, डोडा में 5 जवान एम्बुश लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। तो ये लगातार जो हो रहा है, जम्मू डिवीज़न को दहलाने की कोशिश जो है, ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बौखलाहट है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि जो भी आतंकी यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में 2-3 के ग्रुप में यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पर हैं, उन्हें ढूंढकर मार गिराया जाए। ये पहली ज़रूरत है अगर इन हमलों को रोकना है। उसके बाद आपको क्या लगता है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की क्या स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए? क्या ऑलरेडी आपको लगता है कोई स्ट्रेटजी बन चुकी है और क्या आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है? इसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी बन चुकी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन मीडिया पे डिस्कस नहीं हो सकती और हम करना भी नहीं चाहते। जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान बनते हैं, वो एक बड़े तरीके से होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके हर प्लान कामयाब हों। कठुआ में हमला होता है, वहाँ पर बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस की बैठक होती है, वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लगातार आर्मी के कमांडर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये एक गठजोड़ बने तब इकट्ठे हो जाएं, और जो इस समय इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो आतंकियों का आंकड़ा है, उनको किसी न किसी तरीके से मारना है। जो जंगलों में घुसे हुए हैं, ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है। आपने कहा कि थोड़ी खामी रह गई हमारी सुरक्षा तंत्र में, मगर एक चीज़ है, एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, दूसरी तरफ 15 अगस्त आ रहा है, नई सरकार ने भी शपथ ग्रहण किया था, जम्मू कश्मीर में चुनावों का माहौल भी बन रहा था। तो ऐसे में खामी क्यों छोड़ी गई, क्यों रह गई? खामी, देखिए, खामी एक ऐसे होती है कि हम लोग आसानी से कह देते हैं कि खामी रह गई, हमने अभी कहा खामी रह गई। ये दरअसल होता क्या है, जो आपका इन्फो जो होती है, जो तमाम एजेंसियों की जो इनपुट्स होती हैं, उनको आप कितना शेयर कर रहे हो, उतना कितना जॉइंटली आप उन पे काम कर रहे हो, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आप मूव करते हो। क्योंकि जब आपको पता है कठुआ में हमला हो गया, उसके बाद 5 जो आतंकी हैं, जितना भी ग्रुप था, जो बताया जा रहा है कि वो उनकी संख्या 4 से भी ज़्यादा थी, वो किस एरिया में गए होंगे। आपका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो लोकल नेटवर्क है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो अपने इनपुट्स हैं, वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप नई स्ट्रैटेजी लाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर जो आदेश देने वाले लोग बैठे हैं, डीजीपी हैं, आईजीपी हैं, या फिर आर्मी के कोर कमांडर्स हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड हैं, और जो सरकार का मुखिया है, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और लगातार इतने हमले हो रहे हैं, तो एक जो कहते हैं ना कि एक प्रूफ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो नेटवर्किंग टीम है वो ट्रैक कर पाए आतंकी कहाँ पर है। लगता है पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और जो आतंकी सरगना पाकिस्तान में हैं, उनकी प्लानिंग क्या लगती है? सेना को केवल मात्र टारगेट करना, अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करना, या फिर जम्मू में दहशत फैलाना पर्टिकुलर टारगेट? तो मुझे यहाँ तक जो लग रहा है, बेसिकली ये गेम इतनी छोटी नहीं है, ये एक बड़ी गेम है। और बड़ी गेम इसलिए है कि ये सिर्फ सेना को टारगेट करने की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि उन्होंने पिलग्रिम्स को भी टारगेट किया, जो श्रद्धालु थे। तो ये एक डबल अटैक है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो जम्मू डिवीज़न की है, जहाँ पर जो टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है, जगह जगह पर टूरिज़्म के लिए लोग आ रहे हैं, बनी सरथल जो दूसरी वैलीज़ वहाँ पे हैं कठुआ के साथ, वहाँ पे लोगों का जाना शुरू हुआ। आपके हाईवेज़ बन रहे हैं, जो चंपा का लिंक जुड़ रहा है, जो आपका पठानकोट से सीधा किश्तवाड़ डोडा का लिंक जुड़ रहा है, कठुआ के बीच से निकल के हाईवे जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी बुखलाहट जो है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की है कि अगर इन इलाकों में टूरिज़्म बूस्ट होता है तो जम्मू डिवीज़न भी एक हब बन जाएगा, जहाँ पर टूरिस्ट आएगा और एक नेटवर्किंग हो जाएगी। रोड कनेक्टिविटी जो है, अगर वो हो जाती है कश्मीर के लिए, तो बहुत जल्दी आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी वो ग्राफ डाउन हुआ है, लेकिन शिफ्ट हुआ है जम्मू डिवीज़न के ऊपर। और ये साफ वजह यही है कि चीन और पाकिस्तान ये दोनों मिले हुए हैं, भारत को आर्थिक रूप में कमज़ोर करना है। शिफ्टिंग हो, जो ट्रूप्स हैं, जैसे गलवान घाटी के बाद 4 साल हो गए हैं, वहाँ पर तमाम जो ट्रूप्स थे वो वहाँ मूव किए गए हैं। और वहाँ का जो औसतन जो अगर एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 करोड़ रुपया पर डे का खर्चा आता है मूवमेंट के ऊपर। तो आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर करने के लिए चीन और पाकिस्तान एकजुट हैं, और तमाम जितना भी नेटवर्क पाकिस्तान के भीतर है वो इस समय उनका फोकस जम्मू डिवीज़न पे है। और ये कल खुलासा जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर है शमशेर खान, उसने अपने इंटरव्यू में किया है कि हमारा टारगेट जम्मू
डिवीज़न है। धन्यवाद पवन जी। तो पवन जी ने पूरी तरह से इलेबोरेट किया कि डिफेंस को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी भारत की होनी चाहिए, पाकिस्तान में बैठे आतंकी किस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर हमले कर रहे हैं, और एक बदलाव जो आतंकवाद में आया है, जो कश्मीर से शिफ्ट किया है जम्मू में टारगेट, उसका कारण आर्थिक कमज़ोर करना भी जम्मू को है, और साथ ही साथ क्योंकि जम्मू से एक आवाज़ हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ निकलती रही है, आतंकवाद के खिलाफ निकलती रही है, तो टारगेट जम्मू को करना सॉफ्ट टारगेट या इजी टारगेट भी हो सकता है। दो पहलू हैं। अब दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। एक समय जब ये हमले हो रहे हैं, कांग्रेस जो अपोजिशन में है प्रोटेस्ट के मोड में है, बीजेपी जो केंद्र सरकार में है वो श्रद्धांजलियों के मोड में है, तो आखिर सियासतदानों को भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने का एक मौका आतंकवाद के चलते मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर इस समय पूरा देश और देश का युवा डूबा हुआ है लगातार अनंत और राधिका की शादी की वीडियो रील्स देखने में, और रोज़ कोई ना कोई सेलिब्रिटी की रील्स, कोई ना कोई वहाँ पर स्टार्स पहुँच रहे हैं उनकी रील्स को, मगर उसी समय में जम्मू कश्मीर में ये हालात बने हुए हैं कि यहाँ पर सेना के जवान और पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों को एंगेज करके जो यहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें मार गिराया जाए। अब सियासत की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस आतंकवाद के दौर को भी सियासी रंग देने में कुछ जो है कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कुछ और अधिकार मिले, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अधिकार मिलने का कारण क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती डोडा एनकाउंटर होने के कुछ ही घंटे बाद आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई ये कह रही हैं कि 370 जाने के बाद ज़्यादा तैनाती सेना की हुई, ईडी की और सीबीआई को ज़्यादा पावर्स दिए गए। क्या ये कारण होते हैं आतंक बढ़ने के, और क्या इस समय ऐसे माहौल में ऐसे बयान आने चाहिए? सुरेंद्र जी, सियासत को आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप सुबह से स्टडीज़ भी कर रहे हैं कि किस तरह से सियासी लोग इन एनकाउंटर्स के साथ चीज़ें जोड़ रहे हैं। जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, आपको क्या लगता है कि एक बार दोबारा से कश्मीरी लोगों को अपने साथ जोड़ने का, जो उनसे दूर हो गए हैं, वो मात्र बयान है, या इसके कुछ मायने हैं भी हैं कि 370 के बाद सेना बढ़ी है इसलिए आतंकी हमले हो रहे हैं? देखिए दीपक जी, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करेगी, और पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उसका पूरा ये ध्यान रहता है कि कब सरकार के ऊपर हमला किया जाए, कब सरकार को घेरा जाए। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अभी उमर अब्दुल्ला का सरकार के ऊपर हमला, महबूबा मुफ्ती का, अभी राहुल गांधी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ये बीजेपी सरकार की नाकामी है। तो ये पॉलिटिकल एंगल तो है कि पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार को घेरना है और किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरना है। हालांकि इन राजनेताओं के हम पीछे पॉलिटिकल बयान देखें तो बहुत हद तक इनकी प्रोवोकेशंस रही हैं, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों का इस वक्त क्या रोल होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ना ही हमें लगता है सरकार की ओर से कोई पहल हो रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त कैसे आपको साथ लेना है। हमें लगता है सरकार भी थोड़ा वहाँ लैग कर रही है, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार के ऊपर हमले करके अपनी जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और जैसा आपने कहा कि कश्मीर में, मुझे लगता है ना सिर्फ कश्मीर में, जम्मू में भी अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है इन बयानों के ज़रिए। चूँकि आप देखिए 370 का आपने जैसे जिक्र किया, अब कश्मीर के जो राजनेता है उन्होंने कई बार ऐसा जिक्र किया है कि अब जम्मू वालों को पता चला क्या हुआ। मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो आप मान सकते हैं कश्मीर में जो है वो कम हुआ, जिस तरह से मैं पवन जी बोल रहे थे। नो डाउट वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो तेज़ हुए हैं, सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट जो है वो आज ख़त्म होने को है। इसके अलावा पत्थरबाजी वहाँ पे ख़त्म हो गई, अलगाववाद वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन शिफ्ट ऑफ टेररिस्ट एक्ट टू जम्मू की तरफ शिफ्ट होना, और जाहिर सी बात है कि जो कश्मीर के जो सियासी दल हैं वो इस बात पर चुटकी तो लेंगे कि अब बताइए आपका क्या हुआ। सरकार कश्मीर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। जी, आपको लगता है कि 370 जो 5 साल हो जाएंगे जिसको अगस्त में गए हुए, 370 जाने के बाद 5 साल बाद जो जम्मू में हमले हुए हैं इसको भी 370 से जोड़ा जा सकता है, या फिर केवल सियासत है इसके ऊपर? देखिए, कश्मीर के राजनेताओं का सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल है कि 370 के बाद बदला क्या जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके कश्मीर का तो एक सेंटीमेंट रहा है, उसको तो आप डिसएसोशिएट कर ही नहीं सकते। लेकिन वो उंगली बार बार जो है वो जम्मू की तरफ घुमाई जा रही है कि जम्मू वालों आप ये सोचो कि 370 के खत्म होने के बाद आपको क्या मिला, और उसका एक बड़ा
जो इशू है, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आप देखिए टेरर एक्ट जो है वो जम्मू में बढ़ जाना, जम्मू निशाने पर 2021 के बाद, जहां मैं पढ़ रहा था अभी, 2021 के बाद शिफ्ट ऑफ टेरर एक्ट टू जम्मू, तो वो एक बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल, उस पर पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जम्मू वाले भी सोच रहे हैं कि ये एकदम से जम्मू क्यों निशाने पर आ गया। तो उसके 2-3 कारण मैं अभी पढ़ रहा था, काफ़ी दिन से हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, कि एक तो ये कि जो खाड़ी देशों से जो टेरर ग्रुप्स को जो फंडिंग होती थी, कश्मीर में थोड़ा सा वो स्क्वीज हो गया, कश्मीर में इनकी नस जो है वो सुरक्षा बलों ने दबाई, अब उस लिहाज से वो कश्मीर में उस तरह के अटैक्स नहीं कर पा रहे। ऐसे में सुरेंद्र जी, आपको लगता है सितंबर अक्टूबर में चुनावों का जो माहौल बन रहा था वो पॉसिबल लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा हालातों की अगर हम बात करें, क्योंकि सुरक्षा हालात जो है वो एक सबसे बड़ा बेसिक ग्राउंड है, जब तक जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, सुरक्षा हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार हो या चुनाव आयोग हो वो चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। आज 16 जुलाई को जो जम्मू रीजन के हालात हैं, ऐसे में डोडा में, राजौरी में, रियासी में, कठुआ में कैंपेनिंग के लिए कौन जाएगा? पूरा जम्मू डिवीजन, अब जम्मू डिवीजन के करीब करीब 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस वक्त जो है वो पीक पर है। डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, जो है रियासी, कठुआ, सांबा और इसके अलावा जम्मू, तो लगभग 6 से 8 जिले तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त पीक पर है। यहाँ पे टेरर एक्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना सिर्फ जम्मू को नहीं देखा जाता, उसमें कश्मीर भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो सरकार के ऊपर इस वक्त कई जगह पर तलवार लटकी हुई है चुनाव करवाने के लिए। प्रधानमंत्री खुद कश्मीर में आए, जब इंटरनेशनल योगा डे, उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिया कि अब जल्द ही यहाँ लोगों की अपनी सरकार होगी। चुनाव आयोग जो है वो तैयारियां कर रहा है लगातार। पब्लिक सेंटीमेंट्स जो है वो इस वक्त पूरी तरह से बह रहे हैं उस तरफ की चुनाव होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, तो ये कई सारी पाबंदियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो कैसे होंगे। और इन हालात में हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार रिस्क उठाएगी ऐसे माहौल में चुनाव। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुरेंद्र जी, एक समय था आज से 10 साल पहले से लेकर पिछले 20-30 सालों तक, जब कश्मीर में कोई भी चुनाव आता था तो उसका बायकॉट होता था, यानी कि कश्मीर के अलगाववादी और वहाँ के जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप थे वो नहीं चाहते थे चुनाव हो। आज जो हालात जम्मू में बने हुए हैं, इसको लेकर ट्रिगर सारा पाकिस्तान से हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और ख़ास तौर पे जम्मू में हालात बेटर रहें तो चुनाव हो? आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ये नहीं चाह रहा? देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से कभी नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो है वो फलती फूलती रहे, डेवलपमेंट जो है वो होती रहे। लोकसभा चुनाव से तो और ज़्यादा बौखलाहट होगी। उससे पहले 370 खत्म होने के बाद तो पाकिस्तान की बौखलाहट तो पूरे वर्ल्ड ने देखी, विश्व ने देखी। हालांकि उसको कोई जन समर्थन नहीं मिला किसी भी देश से। तो ये तो शुरू से एक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है कि हालात जो है वो बिगड़ते जाएँ, बद से बदतर होते जाएँ, अलगाववाद बढ़े। लेकिन कश्मीर में हम फोर्सेस को ये ज़रूर एज देना चाहेंगे कि कश्मीर में जिस तरह से फोर्सेस ने काम किया है, लेकिन जम्मू में अब बड़ा सवाल ये, और उसी एंगल से पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल उठा रही है कि कई ऐसे इलाके जो आपने टेररिस्ट फ्री जोन घोषित किए थे पिछले 10-10, 15-15 साल से। रियासी का मैं पढ़ रहा था, 2012 के बाद वहाँ कोई टेरर एक्ट हुआ ही नहीं, और उसके बाद शिवखोड़ी वाला जो हमला हुआ बस के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी तो रही है कि जहाँ माहौल ठीक है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि अब माहौल ठीक है इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है। पीर पंजाल रेंज से, पुंछ राजौरी से आपने सेना जो है वो डेंसिटी ऑफ जो फोर्सेस हैं वो कम कर दी, लद्दाख में उसको तैनात कर दिया कि यहाँ अब ज़रूरत नहीं है, ये शांत इलाके हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ गलतियाँ हुई हैं, इनको गलतियाँ कहा जा सकता है कि जहाँ पीसफुल है आप वहाँ भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते चीज़ों को, और उसका फ़ायदा जो है वो अभी टेरर ग्रुप्स को हो रहा है। खाड़ी देशों से जो पैसा फंडिंग रुकी थी उनको कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी, अपने एक्ट्स जो है वो दिखाने हैं, इसलिए वो शिफ्ट जम्मू की तरफ बढ़ा है। पाकिस्तान की तरफ से नो डाउट वो तो कभी भी हुआ नहीं कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ख़राब हों। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जोड़ें तो वो एक पूरी पिक्चर जो बन रही है कि जम्मू इस वक्त जो है वो निशाने पर है। एक बीमारी टेररिज्म की जो पाकिस्तान से भारत की ओर आती है और इसका इलाज भारत को खोजना पड़ता है, क्योंकि दवाई भारत को देनी है, इलाज भी भारत को करना है। स्ट्रैटेजी दिल्ली में बैठे हुए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, वो बना चुके होंगे, मगर पहली
जो प्राथमिकता है वो यही है कि जम्मू के लोगों के बीच में जो दहशत है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे टेरर ग्रुप्स यहाँ आ चुके हैं इन्फिल्ट्रेट करके, उन्हें बहुत जल्दी मार गिराया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि OGW नेटवर्क जो है उसको तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोग जो सिविलियंस हैं वो भी इस समय सेना और सुरक्षा बलों के साथ खड़े हुए हैं, कहीं पर जो इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत पास कर रहे हैं, मगर माहौल कुल मिलाकर जम्मू में इस समय शांत नहीं है, बहुत ही दहशत का है। और ये दहशत तब ख़त्म होगी जब पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को हमारे सुरक्षा बल मार गिराएंगे। तब तक के लिए कोशिश यही है सबसे पहले सरकार की कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा के ग्रुप्स हैं, वो सारे एकजुट होकर लगातार काम करें। उसके ऊपर काम तो चल रहा है और बहुत जल्द अंजाम भी बहुत बेहतर भारत के फेवर में होगा। बहुत धन्यवाद।